बीएससी पार्ट प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था और उसी अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर हम एक और घटना व्यतिकरण की बात यहाँ करेंगे। जैसा हमें पता है, जब दो समान आवृत्ति की सरलावत गतियाँ एक ही दिशा में प्रसरण करती है तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग का आयाम कहीं बढ़ जाता है और कहीं कम हो जाता है। और क्योंकि तीव्रता तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, अतः अध्यारोपण से परिणामी तरंग की तीव्रता भी कुछ स्थानों पर बढ़ जाती है या कुछ स्थानों पर कम हो जाती है। तो अध्यारोपण के द्वारा तरंग ऊर्जा के इस पुनर्वितरण की घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। तीव्रता कहीं बढ़ती है और तीव्रता कहीं घटती है, तो ऊर्जा कहीं बढ़ रही है, ऊर्जा कहीं कम हो रही है। तो तीव्रता या आयाम या ऊर्जा बढ़ने और तीव्रता या आयाम या ऊर्जा के कम होने, यानी ऊर्जा के पुनर्वितरण की यह जो घटना है उसे हम व्यतिकरण कहते हैं। तो जब दो तरंगों में अध्यारोपण से परिणामी तीव्रता अगर बढ़ती है, जैसा कि हम चित्र में दिखाया है कि जब समान कला में, जैसा हमने पहले भी पढ़ा, समान कला में होते हैं तो आयाम बढ़ जाता है, और अगर आयाम बढ़ जाता है तो तीव्रता भी बढ़ेगी। तो जैसा चित्र में भी दिखाया गया है, जब दोनों तरंगों में अध्यारोपण से परिणामी आयाम या परिणामी तीव्रता बढ़ती है तो यह संपोषी व्यतिकरण कहलाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। और परिणामी तरंग का आयाम अध्यारोपित होने वाली तरंगों के आयामों के योगफल के बराबर होता है, जैसा हमने अध्यारोपण के सिद्धांत में भी हमने देखा था। तो चित्र में जैसे A1 और A2 आयाम की दो तरंगें हैं और उनके अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग मिल रही है हमें, उसका आयाम उन दोनों के योग के बराबर है। यहाँ हमें देखने की समान कला में दोनों तरंगें समान कला में हैं। जब परिणामी तीव्रता अध्यारोपण करने वाली तरंगों की तीव्रता से कम हो जाती है, यही कहें कि परिणामी आयाम जो दोनों तरंगों के जिनके बीच में अध्यारोपण हो रहा है उनके आयामों से कम हो जाता है, तो यह व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण कहलाता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। और परिणामी तरंग का आयाम अध्यारोपित होने वाली तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है। और यह जो अंतर है वो किसी भी समय t पर दोनों किसी स्थान पर जो कण है वहाँ पर दोनों तरंगों के कारण जो आयाम है उनके अंतर के बराबर होता है, जैसा चित्र भी हमने दिखा रखा है। अब अगर इसका हम गणितीय या सैद्धांतिक विश्लेषण करें तो माना दोनों तरंगे x की दिशा में गतिशील हैं, दोनों की आवृत्ति समान है और कला का अंतर, दोनों तरंगों के बीच में कला का अंतर फाई है, और मान लो तो एक तरंग का आयाम A1 है और दूसरी तरंग का आयाम A2 है। तो किसी भी समय t पर माध्यम के किसी कण का इन तरंगों से उत्पन्न विस्थापन, अगर एक ही तरंग होती है इंडिविजुअल, अगर हम वेव्स की बात करें तो अगर केवल पहली तरंग होती तो उसके कारण जो किसी समय t पर विस्थापन अगर y1 है तो A1 sin ओमेगा t के बराबर, और केवल अगर दूसरी तरंग ही होती तो जिसका आयाम A2 है तो उसके कारण जो विस्थापन उत्पन्न होता किसी समय t पर वह y2 = A2 sin ओमेगा t + फाई है। तो दोनों तरंगों के बीच में कला का अंतर फाई है यहाँ पर। तो कण का परिणामी विस्थापन, जैसा अध्यारोपण के सिद्धांत में भी हमने देखा था, y = y1 + y2, तो यह होगा A1 sin ओमेगा t + A2 sin ओमेगा t + फाई। इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो यह आ जाता है A1 + A2 cos फाई sin ओमेगा t
प्लस A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ जैसे हमने पहले भी अध्यारोपण के सिद्धांत पढ़ रहे थे, तब हमने साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के कोफिशिएंट्स को A कॉस फाई और A साइन फाई की तरह लिखा है समीकरण 3 और 4 के हिसाब से, समीकरण 3 और 4 में दिखाया गया है। तो जो परिणामी विस्थापन y है इसको हम लिख सकते हैं A कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। इसको हम समीकरण 5 के तरह से लिख सकते हैं। और समीकरण 3 और 4 का हम 3 और 4 को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो इससे हमें समीकरण 6 के अनुसार परिणामी आयाम A का मान प्राप्त हो जाता है। और जैसा हमने कहा था कि जो परिणामी तीव्रता है वह आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ मैं परिणामी तरंग की तीव्रता I को A स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। या और अगर हम A1 स्क्वायर, A1 पहली तरंग का आयाम है तो उसकी तीव्रता A1 स्क्वायर और A2 दूसरी तरंग का आयाम है तो उसकी तीव्रता A2 स्क्वायर हो जाएगी। तो A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर को मैं I1 I2 लिख सकता हूँ और A1 A2 को अंडर द रूट I1 और अंडर द रूट I2 लिख सकता हूँ। तो तीव्रता को हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर द रूट I1 I2 कॉस फाई, समीकरण 7 के हिसाब से, जो I1 A1 स्क्वायर और I2 A2 स्क्वायर पहली और दूसरी तरंग की तीव्रताएं हैं। परिणामी आयाम तीव्रता तरंगों के बीच कलांतर फाई पर निर्भर करता है। समीकरण 7 में हम देखें कि, और समीकरण 6 और 7 से देख सकते हैं कि जो परिणामी आयाम A है वह A1 A2 तो फिक्स है, दो एक बार तरंग एक बार हमने ले ली तो यह कलांतर फाई पर निर्भर करता है। दोनों तरंगों के बीच में कलांतर अगर बदलता है तो परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता का मान अलग अलग होगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम कुछ विशेष अवस्थाओं की बात करें, माने जब दोनों तरंगों के बीच का कलांतर फाई ज़ीरो हो अर्थात दोनों तरंगे समान कला में हैं, उनके बीच का कलांतर 0 या 2 पाई 4 पाई माने 2n पाई हो, माने पाई का समगुणज हो तो समान कला में होंगी, अर्थात दोनों तरंगे समान कला में हैं। तो कॉस फाई का मान 1 हो गया तो A का मान A1 प्लस A2 हो गया, यानी यह अधिकतम होगा तो इसको मैं A मैक्सिमम कह सकता हूँ। और तीव्रता I मैक्सिमम इक्वल टू, अगर समीकरण 7 से हम तीव्रता का मान निकालें तो यह होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 प्लस I2, यह भी अधिकतम होगा, यह I मैक्स कह रहे हैं। या इसको मैं अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर माने समीकरण 9 के हिसाब से लिख सकते हैं। तो जब समान कला में दोनों तरंगे हैं तो परिणामी आयाम अधिकतम हो जाता है, पर इसी तरह से परिणामी तीव्रता भी अधिकतम हो जाती है। तो यह समपोषी व्यतिकरण कहलाता है, जैसा हम पहले बता चुके हैं। और जब कलांतर पाई है माने 180 डिग्री, यानी दोनों तरंगों के बीच का कलांतर 180 डिग्री अर्थात दोनों विपरीत कला में हैं, माने पाई 3 पाई 5 पाई या 2n प्लस 1 पाई लिखो, माने पाई का विषम गुणज हो तो दोनों तरंगे विपरीत कला में होंगी, कॉस फाई -1 हो जाएगा और A यानी परिणामी तरंग का आयाम A1 माइनस A2 हो जाएगा, माने कम हो जाएगा। अगर दोनों तरंगों का आयाम है तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर दोनों तरंगों का आयाम बराबर है, माने A1 A2 बराबर है तो यह 0 हो जाएगा। तो यह A मिनिमम माने न्यूनतम आयाम A1 माइनस A2 हो गया। कब? जब कलांतर पाई का विषम गुणज है, माने विपरीत कला में है, तब न्यूनतम। और उसी तरह से I का मान I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 प्लस I2, तो यह भी कम हो जाएगा और न्यूनतम मान हम समीकरण 11 के रूप में लिख सकते हैं। परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता समीकरण 10 और 11 से दे सकते हैं। तो विपरीत कला में अध्यारोपण हो तो आयाम एवं तीव्रता न्यूनतम हो जाती है और यह विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। यदि दोनों तरंगों का आयाम समान हो तो जैसे अभी हमने बात की थी कि जो
समपोषी व्यतिकरण के समय आयाम का अधिकतम मान दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। अगर बराबर है तो डबल हो जाएगा, तो 2a हो गया, और तीव्रता 4a² हो जाएगी। और विनाशी व्यतिकरण में जो आयाम है वह न्यूनतम यानी 0 हो जाएगा और तीव्रता भी 0 हो जाएगी। तो आयाम या तीव्रता का अधिकतम अथवा न्यूनतम होना यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं वह दोनों तरंगों के बीच में जिनका अध्यारोपण हो रहा उनके बीच के कला के अंतर पर निर्भर करता है। यह कला का अंतर अगर समय के साथ बदलता है तो किसी भी बिंदु पर अगर यह कलांतर समय के साथ में लगातार अगर बदलता है तो वहाँ पर आयाम या जो तीव्रता है वह भी लगातार समय के साथ में बदलती रहेगी। तो व्यतिकरण जो समपोषी व्यतिकरण या विनाशी व्यतिकरण हो रहा है वो स्थायी नहीं होगा, वो समय के साथ लगातार बदलता रहेगा। कभी समपोषी व्यतिकरण होगा, कभी विनाशी व्यतिकरण होगा। तो जो तीव्रता है उसका मान कभी बढ़ेगा, कभी कम हो जाएगा, और हमको एक एवरेज दिखेगा वहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि इस व्यतिकरण में जो ऊर्जा है उसका पुनर्वितरण होता है। समपोषी व्यतिकरण के स्थान पर ऊर्जा बढ़ जाती है और विनाशी व्यतिकरण के स्थान पर ऊर्जा कम हो जाती है, और इसमें कहीं भी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, विनाश नहीं होता ऊर्जा का। तो जैसा अभी मैंने कहा कि अगर जो दोनों तरंगों के बीच का कलांतर है वो अगर समय के साथ में लगातार बदलता रहता है तो हमें स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप नहीं दिखेगा। और अगर हम स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप देखना चाहते हैं यानी किसी भी बिंदु पर हमेशा तीव्रता ज़्यादा दिखे और किसी बिंदु पर हमेशा तीव्रता कम दिखे हमें, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि दोनों तरंगों के बीच का जो कला अंतर है वो समय के सापेक्ष परिवर्तित ना हो, यानी वह हमेशा स्थिर रहे। तो हमें जो व्यतिकरण प्रतिरूप दिखेगा वह स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप लगेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रतिबंध है या जो आवश्यकता है वह है कि दोनों तरंगों के बीच का कला अंतर समय के साथ में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और ऐसी तरंगें जिनके बीच का कला अंतर समय के साथ में परिवर्तित नहीं होता है वो कला संबद्ध तरंगें कहलाती है। दूसरा, अगर हम स्पष्ट व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करना चाहते हैं तो दोनों तरंगों का जो आयाम है वो लगभग समान होना चाहिए। उसी तरह से दोनों तरंगों की आवृत्ति भी समान होनी चाहिए, दोनों तरंगें एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। तो अगर यह प्रतिबंध का पालन होता है दोनों तरंगों द्वारा तो हमें जो व्यतिकरण प्रतिरूप दिखेगा वह स्थायी और स्पष्ट दिखेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर हमने व्यतिकरण की घटना को समझने का प्रयास किया।